अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? कल हमने फोर्थ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, दैट इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका नाम ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हमने बाइनोमियल डिस्कस की, फिर पॉइसन, देन हाइपरज्योमेट्रिक। ये तीनों डिस्क्रीट थी, and then on the only continuous is the normal. पहले तो हम पढ़ते हैं किन सिचुएशन में या कैसे पता चलेगा कि यहाँ बाइनोमियल अप्लाई होनी चाहिए जब पढ़ा तब दो आउटकम हो, फिर पॉइसन की कंडीशन पड़ी, फिर हाइपरज्योमेट्रिक की पड़ी। तो नॉर्मल की अप्लाई करने की कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो कॉन्टिन्यूस हो, वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, सिमेट्रिक शेप हो, सिमेट्रिक यानी कि अगर उसका उस डेटा सेट का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो सिमेट्रिक हो। अब डेटा तो वो हमें देगा नहीं सारी की सारी वैल्यू, वो तो डेटा के हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा, तो हमें इस चीज की ऐसा पहचान नहीं होगी कि जी कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक शेप है कि नहीं है। तो फिर वो रूटीन में क्या करता है, वो रूटीन में ना आपको बता ही देता है कि डेटा सेट जो है उसकी शेप जो है वो नॉर्मल है, वो खुद ही बता देता है। यानी कि उसकी शेप इस तरह से होगी, सिमेट्रिक बेल शेप। तो ये अपनी स्टेटमेंट में ही वो नॉर्मल का वर्ड लिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखता तो आपको तो पता चल जाएगा ये वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, तो फिर नॉर्मल से करना है क्योंकि बाकी तीनों तो डिस्क्रीट है। ठीक है ना। एक और निशानी कि इसके वो पैरामीटर आपको दे देगा, और इसके दो पैरामीटर है, एवरेज या म्यू और वेरिएंस। आप फौरन समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है क्योंकि उसके पैरामीटर दिए हुए हैं। अब आपको पहचान हो गई, क्या आप कैलकुलेट करना है, अब आपने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अच्छा एक बात अभी से कि कंटिन्यूस केस में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आप कहेंगे कि एग्जैक्ट उसकी हाइट इतनी हो, इम्पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा हम एक रेंज की कैलकुलेट करेंगे या दो वैल्यूज की। यहां तक तो बात है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की नॉर्मल से, उसका जो फॉर्मूले की बात करें 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर पहला पैरामीटर आ गया, e टू द पावर -1/2 इंटू x माइनस म्यू दूसरा पैरामीटर आ गया ओवर सिग्मा स्क्वायर। और फिर आपको पता है कि हम पॉसिबल यहां पर ये भी लिखते हैं कि जी ये x की रेंज पॉसिबली क्या हो सकती है, इट रेंज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर टेम्परेचर की बात हो तो हमें क्या पता है, तो कंटिन्यूस ना। तो ये प्रॉपर। इसके बाद क्या करते थे हम फार्मूले में पैरामीटर की वैल्यू रखते थे और यहाँ पर जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर होती थी वो हम कैलकुलेट कर देते थे। लेकिन अब मैंने कहा पहली बात कि ये तो हमेशा दो वैल्यूज के दरमियान ही बताएगा। फर्ज करें ये एक वैल्यू है a और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी इससे कम कम का एरिया, तो दूसरी वैल्यू भी कौन सी हो गई, -इन्फिनिटी हो गई ना, दो वैल्यू रेंज हो गई। अब इसके दरमियान तो अनकाउंटेबल वैल्यूज हैं, कैसे हम इसको हर एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाए। तो समझाया गया कि जी आप अगर डिस्क्रीट केस होता
तो मैं ऐसे लिख देता कि जी x को माइनस इन्फिनिटी से पकड़े और a तक ले जाके सम कर दें हर प्रोबेबिलिटी का। वो चंद लिमिटेड ही होनी थी अगर डिस्क्रीट होती। कॉन्टिन्यूस केस में तो ये अनलिमिटेड है, तो फिर आप समझ लें कि इसको इंटेग्रल से बदला तो फिर इंटेग्रल करते हैं। अगर कंटिन्यूस है सम ना करें तो फिर आप इसको इंटेग्रल कर दें और फार्मूला पुट कर दें ये वाला यहाँ पर और सॉल्व कर लें। क्या चीज सॉल्व कर लें? इंटेग्रल सॉल्व कर लें। अब इंटीग्रेशन या इंटेग्रल ये सॉल्व कर नहीं सकते थे तो कैलकुलेटर्स पे तमाम इंटेग्रल सॉल्व करके और समझ लें कि ये जो मैंने एरिया शेड किया हुआ है इसका उसने आपको आंसर दिया है, यानी कि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगा कि कोई भी डेटा सेट हो उसका मीन पॉसिबली क्या हो सकता है? मीन तो नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई लिमिट तो नहीं है। तो फिर कैलकुलेटर के पास ये ऑप्शन नहीं बची कि हर मीन के लिए वो फार्मूले फीड करते। उन्होंने कहा ये तो या तो 2-4 मीन पॉसिबल होते तो हम उसका फार्मूला फीड कर देते, ये तो आप बता रहे हैं मीन भी इन्फिनिटी कोई हो सकता है, तो अब किस मीन का फार्मूला फीड करें? तो फिर उन्होंने कहा जी हम सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला फीड कर देते हैं ऐसे डेटे का जिसका मीन 0 हो वेरिएंस 1 हो। कहता जी इसका फार्मूला हम फीड कर देते हैं। एक फार्मूला तो फीड किया जा सकता था, हाँ, जो आपके पास होते हैं ना कंप्यूटर्स, उनको आप मीन वेरिएंस भी दो। वो कहता आप हमें दें, हम तुम्हारे पास तो इतनी मेमोरी है, हम हर मीन और हर वेरिएंस का इंटीग्रल सॉल्व करके देंगे। लेकिन चूंकि कैलकुलेटर आपके पास एक लिमिटेड फॉर्म में ऑप्शन देता है तो उसने क्या जी हम हर मीन वेरिएंस के लिए तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक का हम करके दे देते हैं 0 मीन और 1 वेरिएंस के लिए। वो इसलिए कि शायद उनको भी पता था कि हर वेरिएबल को आप एक स्टैंडर्ड वेरिएबल में बदल सकते हैं और उसका मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। तो कैलकुलेटर पर एक्चुअली ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और सॉरी ये जी हो गया ना, ये जी हो गया, ये सारा बात। तो कैलकुलेटर ने ये फार्मूला फिट किया हुआ है। तो फिर इसका मतलब एक्स को पहले जी बनाना है और जी बना के जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का कैलकुलेटर से जस्ट जो है वो आपने दे दिया। अब कैलकुलेटर पर भी 3 तरह से या 4 तरह से फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि अगर आपके पास कोई भी रीडिंग हो सिमेट्रिक हो, जी वैल्यूज की बात है तो दरमियान में 0 और कोई पॉइंट ए है, आप उससे एरिया मालूम करना चाहते हैं टू द लेफ्ट, नीचे की जानिब, लेस की जानिब, यानी आपके पास लिखा हुआ है जी की तमाम वैल्यूज जो लेस है या इक्वल टू, ये वाला सिंबल दिस वन। तो इसके लिए जो आपने फार्मूला यूज करना है कैलकुलेटर पे, वो पी फॉर परसेंटाइल दिया है, बस उसमें ये लिखने की खुद ही पता चल जाएगा ये प्रोबेबिलिटी या एरिया टू द लेफ्ट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी या एरिया टू द लेफ्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी और एरिया टू द लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम करना हो एरिया टू द राइट तो फिर आप आर फंक्शन लिखेंगे तो वो आपको बता देगा प्रोबेबिलिटी या एरिया टू द राइट, लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए टू द राइट ऑफ पॉइंट ए, आर और ए। लेकिन अगर एरिया मालूम करना हो दो वैल्यूज के दरमियान, ज़ाहिर बड़ी वैल्यू बी होगी, स्मॉलर वैल्यू ए होगी, तो फिर आप ये फंक्शन यूज करोगे पी ऑफ लार्जर वैल्यू माइनस पी ऑफ स्मॉलर वैल्यू। आर से भी कर सकते हैं लेकिन क्यों दो चीजें याद रख के कंफ्यूज करना है, बस ये 3 चीजें इसमें इस्तेमाल होनी है। किसी भी पॉइंट से लेफ्ट लेना हो पी लगा दें,
किसी भी पॉइंट से राइट लेना हो आर लगा दें, किसी भी पॉइंट के दरमियान में हो तो पी ऑफ द बिग लार्जर वैल्यू माइनस पी ऑफ द स्मॉलर वैल्यू सेम। दूसरी बात कि अगर आप कहें कि ना लेफ्ट ना राइट, एग्जैक्टली ए के ऊपर कितना एरिया होगा, तो एरिया तो एक पॉइंट पर होता ही नहीं। कंटिन्यूस केस में किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो 0 होगा। और दूसरी बात, कंटिन्यूस केस, चूंकि मैं कंटिन्यूस केस की बात कर रहा हूं ना, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कतन कोई फर्क नहीं। दोनों बिल्कुल एक जैसे, यानी कि इसमें इक्वल हो ना हो, तो इसलिए कि मैं कहता हूं कि यहां लिखा हुआ है x जो है उस 5 भी इसमें शामिल कर लेना है, कंटिन्यूस केस की बात हो रही है, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ हो कि 5 शामिल नहीं, तो आप कहें सर 5 शामिल ना करें, इसमें नहीं करते, तो 5 से फिर छोटी वैल्यू लेना, ठीक है। क्या 5 से छोटी वैल्यू 4 होती है डिस्क्रीट केस में? डिस्क्रीट केस में वाकई 5 से छोटी वैल्यू भी लेनी है जो 4 ही आएगी, लेकिन कंटिन्यूस केस की जब आप बात करते हो तो आप कहते हो जी कि अगर आपने वो 5 से छोटी वैल्यू लेनी है तो फिर ऐसा करें, आप ले लेंगे z की वैल्यू 4.999, तो वो 4009 लगा के वन काटे तो आंसर वही नहीं आना। इसलिए कंटिन्यूस केस में सिंगल पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0, और लेस का सिंबल हो या इक्वल का सिंबल हो, हम इसी पॉइंट को ही कंसिडर करके हमारे नहीं जी इससे लेस। हाँ, डिस्क्रीट केस में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी 5 से लेस वैल्यू लेनी तो 4 से फिर स्टार्ट करना है। यहां मैं कहूँ 5 से लेस वैल्यू तो आप देंगे 4.99999 से स्टार्ट कर ले, तो राउंड फिगर में आंसर तो 5 कर ले, क्या बात है, तो वही आना है। इसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करवाए, सीधे सीधे ही एग्जाम में भी कभी ऐसे ही आ जाता है, लेकिन हमने अपने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करने हैं, हर प्रॉब्लम को जब उसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो हर प्रॉब्लम को मैंने इस स्टेटमेंट में ले आना है, यानी कि जी में कन्वर्ट करके, वो या इस तरह की कोई चीज बन जाएगी या ऐसे या ऐसे, यानी कि इन 4-5 स्टेटमेंट में से कुछ बन जाएगा तो कोई बात नहीं, ये आपको पहले प्रैक्टिस करा दी कि जी एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द राइट एंड एरिया बिटवीन, बस ये 2-3 आंसर है ना। एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट, देखिए पी लगा रहा हूं, एरिया टू द राइट आर लगाऊंगा, एरिया बिटवीन टू पी ऑफ द लार्जर माइनस पी ऑफ स्मॉलर, एरिया बिटवीन टू, और एरिया बिटवीन टू और एरिया बिटवीन टू। जी, अगर कोई आपको इसमें से अब तक कोई प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसे मैं एरिया का वर्ड बोल रहा हूं, कैसे फाइंड करना है, अब ऐसे नहीं ये आर और पी निकल रहा है, इसके पीछे इंटीग्रेशन के फार्मूले फीड हैं, और उस फार्मूलों में जो 2 पैरामीटर लिए गए हैं मीन और वेरिएंस के, वो 0 और 1 लिए गए, यानी कि जी के फार्मूले बैक पे फीड है। जी कोई क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक मिनट बाद कोई भी फार्मूला कैलकुलेटर पर फीड करके बता दें। जी कैलकुलेटर पे सर कोई फार्मूला फीड करके बता देना, इनमें से कोई भी, क्योंकि सर का नेटवर्क इशू था तो क्लास नहीं ली थी मैंने, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैलकुलेटर पे करना है। हाँ, मैं इसका कैलकुलेटर जो है वो ऑन कर लेता हूँ। लाइक अगर आपने प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड करना है 2.5 से लेस, मैंने ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में परसेंटाइल फंक्शन लिखा हुआ है, यानी पी लिखा हुआ है। कैलकुलेटर को आप ले आएंगे स्टैट्स मोड में,
और चूंकि डेटा तो कोई फीड करना नहीं है, एस्केप कर दिया जाएगा ताकि पता चले कैलकुलेटर स्टैट मोड में आ गया बस। और उसके बाद ये लिखा हुआ है डिस्क शिफ्ट 1, 5 नंबर ऑप्शन के सारे के सारे ये आ गया, ये P और ये R, ये नहीं हमने दो यूज करने, आल्दो ये भी यूज किए जा सकते हैं लेकिन फिर क्यों रपड़ों में पढ़ना। P नंबर 1 तक कहता है जी एरिया टू द लेफ्ट ऑफ, ये आप बता दो 2.5, 0.99379 और मैंने राउंड कर दिया। इस पॉइंट से लेके 2.5 से लेके ये सारे का सारा जो एरिया है वो 99379 है। इसी तरह से कोई बात नहीं अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेकिन एरिया टू द लेफ्ट आपने देखना है कि टू द लेफ्ट के टू द राइट, ये नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये 0.0062 क्योंकि ये नेगेटिव है ना एक्चुअली, तो दो इधर आ जाएंगे। नेक्स्ट में एरिया टू द राइट 5, 3 R नेगेटिव 2.5 नेगेटिव 2.5, तो ये नेगेटिव 2.5 नेगेटिव 2.5 इधर और इसकी राइट पर एरिया टू द राइट 0.9937 और राउंड फिगर में 8 आ गया। अब मैंने कहा दो वैल्यूज के दरमियान एरिया, P टू द लार्जर माइनस P टू द स्मॉलर, ओके। P टू द लार्जर वैल्यू और ये है 2.5 ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव P टू द स्मॉलर, फिर मुझे वही देना है P51 और स्मॉलर वैल्यू आ रही है 1.5। तो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर आप कहें कि z की वैल्यू 1.5 से स्टार्ट हो 2.5 तक जाए, लॉट ऑफ वैल्यूज इन दोनों 1.5 और 2.5 के दरमियान आती हैं कंटिन्यूस केस में, सारी की सारी का एरिया इकट्ठा करके अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 6% बनता है 0.0606। और इसी तरह से बाकियों के लिए तीन ही तो ये चीजें हैं जी। क्लियर पॉइंट आपको? किसी और ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे, एनीवन एल्स, किसी और ने? ठीक है जी। अल्टीमेटली जो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी वो जी की फॉर्म में ही होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले जी के दिए हुए, स्टैंडर्ड के दिए हुए। और ये क्वेश्चन किया मैंने, समझ लें आखिरी स्टेप पहले कर दिया, जी जब बन जाएगा उसके बाद आपने ये करना है। अब जरा इससे पीछे बैक स्टेप पे जाते हैं कि जी अगर जी ना दिया हुआ एक्स था तो फिर क्या करना, फिर इसको जी बनाना होगा। अच्छा सॉरी, ये 2-3 रह गए, ठीक है, ये भी साथ ही मेरा ख्याल था वो कंप्लीट हो गए, ये रह गए, ओके। स्टेटमेंट लिखी हुई है P एब्सोल्यूट मॉडुलस जिसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 1.5। अब मैंने इसको इस स्टेटमेंट को समझ लें कि पहले ट्रांसलेट करके लिखा है कि अगर कोई चीज मॉडुलस में लिखी हुई हो, श्योरली यहां लेस का सिंबल हो, तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब ट्रांसलेट करेंगे ये बनता है। और इसको अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनता है। जब हम जी दरमियान में लिख देते हैं तो बिटवीन का मैं कहता हूं जी इज बिटवीन 2 to 7, ये लिखना है 2 to 7, ये लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना इक्वल लिख दे ना लिख दे कंटिन्यूस केस में तो उससे कोई फर्क नहीं। तो ये नहीं आपने करना इसमें इक्वल लिखना है कि नहीं लिखना, जो मर्जी है, हमने कौन सा इसकी बॉदर करनी है। तो इस स्टेटमेंट को वर्ड्स में पढ़ेंगे इस तरह और वर्ड्स में लिखेंगे तो इस तरह। अब इसका मतलब है कि अगर एग्जाम में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है, फौरन आपने ये ट्रांसलेशन कर दी कि दिस इज बिटवीन दीज टू। सिर्फ एक दफा समझा देता हूं कि वाई ऐसे क्यों करना है। फर्ज करें जी एब्सोल्यूट लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 1.5। अब आपको पता है एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी एक्चुअल हो सकती थी। हमने इसको एब्सोल्यूट करके लिखा हुआ है। अगर मैं ये एब्सोल्यूट हटाऊं यहां पर, आपने कहना जी नेगेटिव भी लिखें फिर पॉजिटिव भी लिखें, क्योंकि जी तो फिर दोनों ही हो सकते हैं, याद है ना।
जब किसी की एब्सोल्यूट लिखा, आप कहिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, साइन का पता क्या है, आपने कहना साइन तो नहीं पता चलेगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव होना था, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ही होना था। तो आप कहें जी एब्सोल्यूट में लिखा हुआ है, अब बताएं नेगेटिव के पॉजिटिव, तो पॉसिबिलिटी तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर दोनों लगा दिए। तो एक्चुअली ये दो स्टेटमेंट्स बन गई। पहली स्टेटमेंट कहती है 1.5 ओके, और दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं दोबारा सेपरेट करके लिखूं तो एक दफा मैंने पॉजिटिव के साथ लिख दिया और एक दफा मैंने इसे नेगेटिव के साथ लिख दिया। इनइक्वालिटी में जब आप नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ये इधर हो जाता है। अगर मैं इन दो स्टेटमेंट्स को दोबारा से एक सिंगल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव 1.5, देखें इधर ये स्मॉलर तो मैंने इधर ही किया होगा, ओपन ब्रैकेट किधर को है, जी की जाने पे, तो लें जी की जाने पे। स्टेटमेंट को पढ़ें तो जी और उसका एज जो है इसकी जाने पे, ओपन ब्रैकेट 1.5 की जाने पे, तो ये बन गई ना स्टेटमेंट। तो एग्जाम में तो नहीं आप इतनी टाइम लगाएंगे, अच्छा जी याद करेंगे, ये प्लस माइनस लिखेंगे, फिर ये करेंगे। मैंने आपको समझा दिया वाई दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन एंड वी कैन राइट। अब एग्जाम में तो फौरन ही आपने ये लिख देना, फौरन आप एग्जाम्पल करोगे। अब क्या बन गया, दो वैल्यूज के दरमियान का एरिया बन गया, और उसका आपको पता है P ऑफ द लार्जर वैल्यू माइनस P ऑफ द स्मॉलर वैल्यू। तो अगर एब्सोल्यूट का वर्ड आए उसको पहले आप, और इधर लेस का हो, इधर लेस का हो, तो इसको आपने ट्रांसलेट करके इस तरह से जो है वो मेंशन कर देना। अब सेकंड आ गया आपके साथ, अगर ग्रेटर का आ जाए तो फिर इसका क्या मतलब है। अब इसको पढ़ते हैं z इज बिलो दिस वन और z इज अबव दिस वन। इसको क्या पढ़ते थे, z इज बिटवीन दीज टू। अब ऐसा समझ लें 0 1.5 इधर होगा, नेगेटिव 1.5 इस साइड पर होगा। अगर तो ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है इस वन, और आपने इसको एरिया बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। लेकिन अगर यहां ग्रेटर देन का सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है z इज बिलो, ये वाली चीज है। इसे आउटसाइड भी कह देते हैं, आउटसाइड हो गया ना, आउट हो गया नेगेटिव 1 पर, और z इज अबव, अब ये भी है, तो फिर ये लिखा हुआ है और मैंने भी लिखा हुआ है z इज बिलो नेगेटिव 1.5 और z इज अबव। इसको आप इस तरह से एक स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते, आपको दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट लिखनी है। अब इसकी जब कैलकुलेशन की बारी करनी है तो ये कैसे करेंगे, बिलो लेफ्ट, आप कहेंगे इधर p लगाएं, ठीक है, और की वजह से प्लस, और ये कैसे करेंगे, इधर r लगाएं, और आपका मसला हल हो जाएगा। तो p और r, ये देखे ना, बिलो दिस अबव दिस, लेफ्ट के लिए p, ये p, और इससे ऊपर की जानब जाना है तो r, जो राइट पर है r, जो लेफ्ट पर है वो p के साथ। ये टोटल एरिया अगर मिलाएंगे तो ये अशारिया 1336 बनता है, यानी कि ये दोनों एरिया मिलके जो है वो 0.1336 बनेंगे, ये दोनों एरियाज मिलके, और ये वाली फिगर्स बन जाएगी, ये दोनों एरिया मिलके, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज जो हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट कि एब्सोल्यूट लिखा हुआ हो, लेस देन का सिंबल हो तो स्टेटमेंट का मतलब है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, और अगर यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है आउटसाइड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। ये जो कि बिटवीन है, बिटवीन टू वैल्यू, तो पी से, और ये जो कि लेफ्ट ऑफ नेगेटिव वैल्यू राइट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, तो इधर वाला आप पी से करेंगे और इधर वाला आप आर से कर देंगे और टोटल एरिया कैलकुलेट कर देंगे। एक वेरिएबल है x, अच्छा उसको ना एक लिखने का स्टाइल है, एक बड़ा पर्टिकुलर स्टाइल होता है, नॉर्मल में हम अक्सर यूज करते हैं। तीन चीजें में इसमें है, कहता है ये एक वेरिएबल x है,
शेप उसकी नॉर्मल है, पैरामीटर उसका मीन है, दूसरा पैरामीटर उसका वेरिएंस है। ये मैंने स्टेटमेंट में 3 चीजें बोली हैं। हम लिखते हैं उसको ऐसे, कहता जी शेप नॉर्मल है, ब्रैकेट लगा के पहले पैरामीटर लिखते हैं और उसके बाद दूसरा। ये कंफर्म है कि पहला जो लिखा होगा वो मीन होगा, दूसरा लिखा होगा वो वेरिएंस होगा। और जब हम इस x को z में बदलेंगे तो देखिए मैं कहूंगा शेप उसकी वही रहेगी, पहला पैरामीटर म्यू जो है वो 0 हो जाएगा, दूसरा पैरामीटर वेरिएंस जो है वो 1 हो जाएगा। और x को z में कैसे बदलना है हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, याद है ना आपने, स्टैंडर्ड वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल में से उसका मीन माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें, स्टैंडर्ड वेरिएबल आपके पास बन जाएगा। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया, हो सकता है मैंने इसलिए कि ये बड़ी फेमस नोटेशन है तो मे भी एग्जामिनर आपको ऐसे ही लिख दे, आपको पता नहीं ये क्या लिखा हुआ, तो आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहता है एक्स एक वेरिएबल है जिसकी शेप नॉर्मल है, लाइक दिस वन। ये क्या लिखा हुआ है, पहला पैरामीटर म्यू ही होगा, तरतीब नहीं बदल सकते आप, तो ये मीन लिखा हुआ, ये 15 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और पैरामीटर उसका वेरिएंस है तो 15 स्क्वायर। तो उसने एक्चुअली आपको बताया कि एक वेरिएबल एक्स है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज थी, उसकी शेप कहता ड्रॉ करें तो नॉर्मल बनती है, और तमाम वैल्यूज का मीन ले 200, तमाम वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15 है। तो उसने अपनी आपको भी बताया हुआ है, ये आपको उसने एक्स का डेटा नहीं दिया, वो कहता बहुत सारी डेटा वैल्यूज हैं, शेप इसकी नॉर्मल है, इसका अगर मीन कैलकुलेट करें तो 200 आता है, वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो 15 का स्क्वायर यानी कि 225 आता है। ओके, ये उसने बहुत कुछ आपको एक्स के मतलब बता दिया। अब कहता है कि जरा एक्स का चूंकि पॉसिबल लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, कहता प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि एक्स का जो प्रोबेबिलिटी है कि उसकी आंसर एक्स की वैल्यू 224 से ऊपर नहीं जाएगी। मीन 200 है ना, हो सकता है कोई वैल्यू 230 भी हो, कोई 224 भी हो, कोई 210 भी हो सकती है। कहता क्या चांस है या कितने % एक्स की वैल्यू ऐसी हैं पूरे डेटा में जो 224 से कम ही होंगी। एक क्वेश्चन कहता है 191 से लेके 209 तक होने का क्या चांस है, दूसरा क्वेश्चन 230 से ऊपर होने का क्या चांस है, तीसरा क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको वो क्या पूछ रहा है, एरिया टू द लेफ्ट, एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड एरिया टू द राइट पूछ रहा है, वही 3 क्वेश्चन, लेकिन पूछे उसने एक्स के हैं। आप कहें जी कैलकुलेटर में तो जी है, तो क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करें और इस एक्स के जी बनाते जाए। पहले म्यू की जगह 200, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 15 एक्स। अब जिसको बनाना हो 224 को जी बनाना है तो 224 का जी बनाएंगे, 224 का आपको क्या बनाना है, हमें जी वेरिएबल बनाना है। तो जी वेरिएबल बनाने के लिए जो एक्सप्रेशन हमने ये बनाई हुई है दिस वन, कैलकुलेटर को जनरल कैलकुलेशन के लिए मैथ मोड में ले आए। x चुके 200 कितना था जी, 24, 224 माइनस 200, ऑल्दो इसका वेरिएंस 15 स्क्वायर है लेकिन आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है, डेसिमल में 1.6 बनता है, 1.6 एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट। अब देखिए नहीं आ रहा, शिफ्ट 1 इसलिए नहीं आ रहा, ये कैलकुलेटर मैथ मोड में है, ये जरूर करना है, नहीं होगा एग्जाम में बैठे रहेंगे कि पता नहीं क्या होगा, मेरा कैलकुलेटर भी खराब हो गया शायद। 5 1 वो जो मैंने पिछली कैलकुलेशन की थी याद है ना, 1.6 आंसर की में शिफ्ट हो जाती है, तो मैंने वो भी सहमत नहीं की क्या थी, वो मैंने कहा कैलकुलेटर के पास थी, तो एरिया आ गया आपके पास, एरिया आ गया 0.9452। अच्छा इधर जब मैंने लिखा ऐसे करके, ये एक्स के लिए लिख रहा हूं, एक्स का मीन कितना 200, तो मीन तो सेंटर में आएगा, और इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब उसने कहा 224, तो 224 200 से उधर ही कहीं होगा ना, ये 224 कहता है इसकी सारी वैल्यू फाइंड करें। ओके,
जब हमने इसको जी में बदला है, बिल्कुल उसी तरह की शेप नीचे बना दी। फर्क क्या किया जी, जहां 200 था वहां 0 कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वही रही। क्या कर रहा हूं, 224 की जगह क्या लिखना है, जी की फॉर्म में 1.6। देखिए ऑटोमेटिकली जी से पॉजिटिव 0 से इसी साइड पर आएगा। ये एरिया फाइंड कर दें। इस एरिया फाइंड करने का मतलब है आपने ये एरिया फाइंड कर दिया एक्स की फॉर्म। लेकिन आपने कहा जी एक्स की फॉर्म में करना था, जी में क्यों, मतलब कैलकुलेटर में जी था, ठीक है ना। तो सारी चीजें तो हमने उसके पैरेलल कर ली। और आई थिंक अब आपको क्लियर है कि ये क्या किया मैंने, इसका मैंने जी बनाया, इसका मैंने जी बनाया 191 का, तो यहाँ 191 कर दिया। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ गया, और इसका आंसर देखा तो ये नेगेटिव 0.6 आ गया। और जब यहाँ पर 209 प्लेस किया और उसका जी बनाया, तो आपके पास वो 0.6 आ गया। 0.6 प्लेस किया और एरिया, अब एरिया बिटवीन 2 पॉइंट, P ऑफ द लार्जर माइनस P ऑफ द स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 230 को बदला जी में, टू, तो जी में इसका आंसर 2 आ गया। एरिया टू द राइट, तो आर फंक्शन यूज कर दिया, तो ये एरिया टू द राइट आ गया ये वाला, ठीक है ना जी। कोई क्वेश्चन कि जी मैंने जी वैल्यू को सॉरी एक्स को जी में बदल दिया, और उसके बाद एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि समटाइम 1 मार्क का क्वेश्चन वो दे देता है, वो कहता है कि एक एक्स वेरिएबल है, उसकी शेप नॉर्मल है, ये मीन वेरिएंस है, और इससे नीचे का एरिया बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस है, और कहना जी उसने कहा नॉर्मल से करना है, उसने कहा ना कि उसकी शेप ऐसी है, नॉर्मल है, तो ये लिखा हुआ होगा। वरना आपके पास चॉइस ही और कुछ नहीं है कि जी 2 पैरामीटर उसने मीन वेरिएंस दिया हुआ है, तो क्या करे, तो फिर नॉर्मल में जाना आपने। लेकिन उस x को किसमें बदल लेना, z में। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन बचती हैं, एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द राइट, एरिया टू बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जरा थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। एक्चुअली जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे और उनकी ट्रांसलेशन करोगे, इसी तरह की स्टेटमेंट बननी है, इसी तरह आपने उनको ट्रांसफर करके और कैलकुलेटर को सॉल्व कर देना है। तो वर्ड प्रॉब्लम यही होते हैं ना, चीजें वही हैं और वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाती हैं। अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन is regulated so that it fill an average of 200 milliliters per cup। कोई सॉफ्ट ड्रिंक मशीन है, उसको ऐसे सेटिंग की गई है कि सॉफ्ट ड्रिंक बोतल आती है, वो उसमें फिलिंग करती है, और कितना फिलिंग करती है एग्जैक्ट 200 नहीं, ये तो एवरेज का वर्ड लिखा। इसका मतलब किसी में वो 203 ml फिल कर देती होगी, किसी में 204, किसी में 205, किसी में 210, ऐसे करके। तो 200 जो है वो उसकी एवरेज फिलिंग है मिलीलीटर्स में पर कप, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ ड्रिंक, कि उसमें अमाउंट ऑफ ड्रिंक कितने ml है, कंटिन्यूस वेरिएबल है ना अमाउंट ऑफ ड्रिंक। आप कहेंगे ये 200 ml पे 201 ml, बस इसके दरमियान नहीं हो सकता है। वैसे भी उसने लिख दिया, कहते जो ड्रिंक की मिकदार है उसकी मेजरमेंट जो है उसकी शेप का होगा। कहा था ना ये वर्ड अक्सर वो लिखता है। चलिए अब इसके बाद तो सोचना नहीं है किस डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, अदरवाइज ये जरूर दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें और भी आ गई कि जी एवरेज दिया हुआ एक पैरामीटर, स्टैंडर्ड दी हुई है, तो ये तो फिर नॉर्मल ही है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का वर्ड है, मेन वेरिएंस नजर आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, वैसे भी लिखा हुआ है। तीसरी अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक नॉर्मल है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा इस चीज को अगर पहले लिख ले, पहले हम लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। वैसे उसने पूछा हुआ है, कहता बट फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन फॉर्म में बतानी, ऑफ द कप्स विल कंटेन लेस देन 224 मिलीलीटर। उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की मिकदार 224 ml से कम होगी। एवरेज 200 का कतन मतलब ये नहीं है कि हर कप में 200 ml ही होनी है, किसी में 205 भी ओवर फिलिंग भी होगी, किसी में लिटिल बिट अंडर फिलिंग भी होगी। कहते क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 224 से ज्यादा नहीं फिल करेगा। हो सकता, देखे ना, हमें कोई गारंटी तो नहीं है कि कब में कितना होगा। उसने एवरेज 200 बताई है, अगर मैं कहता हूँ क्लास के एवरेज नंबर 200 आए हैं, तो क्या किसी के 224 नहीं होंगे, किसी के 227 नहीं होंगे, किसी के 180 नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कहता क्या चांस है। अच्छा, जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा
सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया है कि ये नॉर्मल से सॉल्व होना है, आपने उसके लिए ये 3 चीजें लिख ली, ये दोनों मैच होनी चाहिए। कंफ्यूजन है ना कि ये क्या लिखना है, ये क्या दिया हुआ है, ये एवरेज अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पर कप दी हुई, ये दिया हुआ ना मीन, तो आप इसको पहले लिख ले, मीन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 200 ml, मीन अमाउंट। अब मीन कैसे होगा, बहुत सारी रीडिंग को से मीन कैलकुलेट किया होगा, तो एक्स क्या लिखना है, आप सिर्फ मीन का वर्ड हटा दें वहां से, बस मीन का वर्ड हटा दिया, क्या बन गया, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन अ सिंगुलर फॉर्म। भाई मैं कहता हूं मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के नंबर को एक्स कहते हैं, तो ये उसका मीन, यानी कि यहां पर मीन का वर्ड हटा के यह है मीन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पर कप है ना, तो क्या लफ्ज आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पर कप, बस मीन का वर्ड मैंने हटाया। कंफ्यूजन चल रही है ना, एक्स क्या लिखना है, तो मीन देख लें क्या चीज लिखी हुई है, वहां से मीन का वर्ड आउट करें, मैंने कहा जी ये चीज लिखी हुई है, और स्टैंडर्ड एविएशन दी हुई है 50। अगर मैं स्टेटमेंट को लिखना चाहूं, एक्स अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की शेप नॉर्मल है बताई हुई है, ये उसका मीन कितना है 200 पहला पैरामीटर है, और वेरिएंस कितना, स्टैंडर्ड एविएशन उसने 15 दिया हुआ है, वेरिएंस हम लिखते हैं तो पैरामीटर वेरिएंस है, स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाने में हमें स्टैंडर्ड एविएशन यूज करना होता है, लेकिन पैरामीटर वेरिएंस है। अब जरा स्टेटमेंट को लिखेंगे, फ्रैक्शन जिसको जरब देते हैं परसेंटेज बनती है, और याद है प्रोबेबिलिटी लिखने के 3 स्टाइल है, फ्रैक्शनल फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। तो कहता है व्हाट फ्रैक्शन, कि किसी कप में सॉफ्ट ड्रिंक की मिकदार 224 से लेस होगी, क्या चीज, सॉफ्ट ड्रिंक की मिकदार, उसको किससे लिखना है, उसको एक्स, कहता ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली, क्या चांस है किसी भी कप में सॉफ्ट ड्रिंक की जो मिकदार होगी वो 224 ml से कम होगी। एक्चुअली अगर पिछली स्लाइड नोट करें, ये मैंने सारा आपको सॉल्व नहीं करवा दिया, ये तो काम किया था, ये देखें 215 यही था, बस मैंने बताया नहीं वहां एक्स क्या था और बाकी क्या थी, मैंने कहा चले अगले क्वेश्चन में मैंने करना ही करना है, तो वहां तो एक्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक थी, और आपने पहले स्टेटमेंट लिख ली कि जी ये इसका मतलब बनता है, फिर मैंने कहा जी कि ये कैलकुलेशन करनी है, इस एक्स को देखे जी बना दिया, 1.6 एरिया टू द लेफ्ट और आंसर आ गया। मतलब कहता जी 94, अगर परसेंटेज में बोलूं, राउंड अबाउट 94% कप वो जो मशीन फिल करेगी उसमें अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो होगा वो 224 ml से कम होगा, हो सकता है 209 हो सकता है 200 हो, 208 हो, 190 हो, 180 हो, कम होगा, ये 224 है ml। कहता है ये वो सारे कप है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की मिकदार जो होगी वो 224 ml से कम होगी। मतलब अगर 100 कप को मशीन फिल करती है तो 100 में से 94 कप में अगर आप नोट करेंगे अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो फिल होगी कितनी होगी ये नहीं पता, 224 से कम की हो, हम नहीं होता यार कितने कितने छोड़ो, बस इससे कम बताओ कितने कप है, ये था। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कप कंटेन्स बिटवीन दीज टू, कि उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की मिकदार 191 से 209 के दरमियान है, तो ये स्टेटमेंट भी हम कर चुके हैं। फिर मैंने क्या बोला, इसका जी बनाया, इसका जी बनाया, एरिया बिटवीन टू, 45% कप ऐसे होंगे जिसमें अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 209 ml से कम लेकिन 191 ml से ज्यादा होगी, यानी कि बिटवीन दीज टू, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बिटवीन टू का वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कप्स will likely overflow if 230 milliliter cups are used for the next 1000 drinks, 1000 लिखा, कहता है अगर आप 1000 कप उसके से फिल करवाएं, एक कप की कैपेसिटी होगी 230 ml, एवरेज 200 है, ये तो हमें पता है, कहता है कितने कप ओवरफ्लो करेंगे। अब जो भी डिसीजन करना है वो अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन अ कप की बेस पे करना है। सबसे पहले सच सोचें, 230 ml कैपेसिटी का कप है, उसमें कितनी सॉफ्ट ड्रिंक फिल करेंगे तो ओवरफ्लो होगा,
230 से ज्यादा। एक कप कैपेसिटी 230 है ना, ठीक है, उसने एवरेज 200 करना था, मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वो थोड़ा सा ज्यादा फिल कर देती है। तो अगर तो वो 210, 15, 20 तक कर दे तो ठीक है, ओवरफ्लो तो नहीं कम से कम होगा। देखा नहीं, आप कप चाय लेकर आते हैं, कहते हैं 250 ml का ये चाय का कप है, तो क्या उसमें चाय की मिकदार 250 ml डली हुई होती है? थोड़ा सा नीचे होता है ना, ताकि हाथ वो गर्म ना, तो पूरी एग्जैक्ट कैपेसिटी 250 है। में भी किसी में 242, किसी में 243। आप जैसे थोड़े से लालची हो, कहते हैं यार वो हाथ सड़ जाए, खैर है, कप 250 ml का पूरा ही भर दो, और कोई कहता है यार हाफ कप दे दो। तो ओवरफ्लो कब होगा? 230 ml कैपेसिटी का है, जब उससे ज्यादा होगा। तो पहले आप कैलकुलेट करोगे, अगर एक कप उस मशीन के नीचे फिल करवाया जाए जिसकी कैपेसिटी 230 ml हो, कप विल ओवरफ्लो, दिस स्टेटमेंट कहती है। देखा ना, मैंने कहा था ना स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है कैसे। एक्स क्या चीज है? अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन अ कप, कप कैपेसिटी इज 230, इफ अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज मोर देन 230 देन वी कैन से कप इज ओवरफ्लो। यही चीज है, और इसको फिर मैंने जी में बदला, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दी। एक कप में से इतने कप ओवरफ्लो होंगे, एक कप में से। अब उसने कहा 1000 कप में से, एक पहले आपने एक से कैलकुलेट करना है, फिर 1000 से भी कर दें। 23 कप तकरीबन बनते हैं, 22.8 है ना। तो अगर कहता जी चूंकि मशीन किसी में थोड़ा ज्यादा कर देती, थोड़ा कम, किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा कर देगी, ओवरफ्लो हो जाएगा, 230 से भी ज्यादा चले गया। कहता जी अगर इस मशीन के नीचे आप 1000 कप रखेंगे, 23 कप ऐसे होंगे जो कि उसकी अमाउंट उससे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो जो है वो ओवरफ्लो की जाना चले जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर एन ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज, लेंथ उसकी कितनी लाइफ, मतलब कितनी देर चलता है। जैसे इंसानों की लाइफ, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की लाइफ ऑफ एन ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज अप्रोक्सीमेटली क्या है कि नॉर्मल चले, हमारी टेंशन खत्म, बता दिया डेटा नॉर्मल है। विद मीन चले, ये तो जरूर बताना होता है, इससे भी पता चला, कंफर्मेशन हो गई, डेटा नॉर्मल है। किस चीज का डेटा है? जो डिश वॉशर, इलेक्ट्रॉनिक डिश वॉशर, जो घरों में वो बर्तन धोने, हम पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो डिश वॉशर मौसियाँ होती है ना, तो वहां पर जो इंटरनेशनल बाहर के लोग हैं ना गोरे, वो ऑटोमेटिक बस खाली बर्तन किए और डाल दिए, उसने वो वॉश किया, साबुन लगाया, ड्राई किया और बाहर निकाल दिया, बस आपका काम वहां से उठा के नीचे ले आना। तो ऑटोमेटिक डिश वॉशर। कहता है जी कि कोई डिश वॉशर जल्दी खराब हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म। वो रिपेयर तो बाद की बात है ना, कोई 4-4 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद। कहता जी डेटा जब उस कंपनी के पास आया तो पता चला हमने इतने डिश वॉशर सेल किए थे, तो कोई जो है वो 4 साल के बाद कंप्लेन आएगी, आपने कहा था कि ये तो 6 साल चलेगा, ये तो 4 साल के बाद है, तो सब एवरेज की उन्होंने तो 3.5 साल बनती थी जितने भी डिश वॉशर उनको रिटर्न में वापस मिले, विद अ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 ईयर। यानी कि सब डिश वॉशर की लाइफ 3.5 नहीं थी, वेरिएशन थी, और कितनी वेरिएशन थी? 1 ईयर। कहता है इफ दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज गारंटीड फॉर 24 मंथ्स, अगर उस डिश वॉशर की गारंटी 2 साल वो दे दें, एवरेज तो 3.5 है, अब एवरेज का मतलब है हर डिश वॉशर 3.5 चलेगा? नहीं, कोई 6 साल भी चलेगा, कोई हो सकता है 1 साल के बाद भी खराब हो। उन्होंने गारंटी दी हुई है 2 साल की, ओके। कहता व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंट सेल उनको रिप्लेस करनी पड़ेगी? गारंटी है 2 साल की, आपने एक डिश वॉशर खरीदा, आपने तो यार कितनी गारंटी है? 2 साल की। कब उसके पास जाएंगे यार उसको बदलो? जब उसको गारंटी पीरियड से लाइफ कम होगी, 2 साल से। आपको तो एवरेज पता ही नहीं है, वो तो कंपनी वालों को पता, तभी तो उन्होंने 2 साल सेट की है। ऐसे वो कर दें 6 साल, ताकि सारे बिकते लोग कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छी गारंटी है, 6 साल की है। उनको पता जी हमारे इक्विपमेंट तो 3.5 साल के राउंड अबाउट खराब हो जाते हैं, हमने 6 साल की वारंटी दी, सारे वापस आ जाने हैं, बस आपने फिर भागना है। तो कंपनी ऐसे तो नहीं वारंटी दे देती कि चलो यार इसकी 6 कर देते हैं, इसकी 4 कर देते हैं, इसकी 2 कर देते हैं। वो पहले इसी तरह से उस इक्विपमेंट की लाइफ टेस्टिंग करते हैं कि अच्छा जी, अब वो एक लिमिटेड फॉर्म में होगा, ज़ाहिर सारे तो नहीं ना वो यूज करते हैं, तो वो बकायदा उनकी टेस्टिंग या जो भी, तो एक अंदाजा सा होता है कि जी 10% सेल वापस आनी,
कहता अगर इस डेटे के साथ वो 2 साल की गारंटी देते हैं कितने % सेल रिप्लेस करनी पड़ेगी। पहले तो 3 इंफॉर्मेशन लिखे ना, नहीं समझ आ रही तो मीन लिख लें। मीन लाइफ ऑफ डिश वॉशर, मीन का बटन हटा दिया तो लाइफ ऑफ अ डिश वॉशर। एक डिश वॉशर की लाइफ कितनी है जी पता नहीं, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। न्यू मीन लाइफ ऑफ अ डिश वॉशर और स्टैंडर्ड एविएशन स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ अ डिश वॉशर। इस इंफॉर्मेशन को मैंने जरा अपने लिए जैसे समरी बना के नहीं लिखता, अच्छा जी नॉर्मल है आप भी ऐसे कर दिया करें ना, ये लिखा करें ये डिटेल, ऐसे ही अपना टाइम जाया करना आपने। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्स क्या चीज है, बस इतना काफी है कि अच्छा जी एक्स एक डेटा है लाइफ ऑफ डिश वॉशर, उसका मीन 3.5 है। लिखते यहाँ वेरियंस है ना, इसलिए मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि वेरियंस लिखते हैं और उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट का डिसीजन होना लाइफ से, लाइफ को कहा हुआ एक्स, तो रिप्लेसमेंट एक्स कितना होगा तो रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब लाइफ किसी की लाइफ कितनी होगी तो रिप्लेस करना पड़ेगा 2 साल, 2 साल लाइफ होगी उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और यही तो पूछ रहा है कि कितनों को करना पड़ेगा। गारंटीड फॉर 24 months, what percentage of the sale will require replacement? आप कहेंगे 24 क्यों नहीं रखा, अगर मैं 24 रखता फिर उसमें से -3.5 करना था, प्लस माइनस तो सेम होने चाहिए ना, तो डेटा तो ईयर में है, तो आप 24 में से 3.5 माइनस कर दें, 24 माह में से 3.5 साल माइनस किया, तो जो कि सारा डेटा बाकी ईयर में है, तो मैंने इसको भी ईयर में ही कन्वर्ट कर दिया। तो जो 24 फंड है ना, इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है ना, इसको मैंने स्टैंडर्ड नहीं बनाया बल्कि 24 को सालों में लिखा जो कि 2 बनता है। एक्स क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी डिश वॉशर की जो लाइफ होगी वो लेस देन 2 years होगी। अब इसको मैं स्टैंडर्ड में बदलूंगा और स्टैंडर्ड में बदलने की चीजें मेरे पास कंप्लीट है, तो स्टैंडर्ड में जो अंतर -1.5, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या देखना है, लेस है तो फिर पी लगेगा। कितने % बनते हैं ये, कहता जी तकरीबन 6-7% अगर राउंड फिगर में लिया जाए। कंपनी को कह दिया कि अगर आप 2 साल की वारंटी लाइफ दे दोगे तो 7% चांस है, एक गेस है ना, आप ये तो नहीं चेक हो सकता 7 से भी थोड़ा या ज्यादा, लेकिन एक थोड़ा सा तो रफ आइडिया हो, 2 साल की वारंटी देने जा रहे हैं, कितने % वापस आ जाएंगे पता नहीं कितने आते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। कंपनी को पता चला 70-80% तो रिप्लेसमेंट में आ गए, तो कंपनी मर गई ना, बड़ी कंपनी हायर की इस तरह की, वो तो नहीं ऐसा करेंगे ना, वो लाइफ टेस्टिंग करते हैं फिर अंदाजा लगाते हैं, यदि 6 से 7% बनता है, मे भी मैनेजमेंट कहे कि यार इसका वारंटी कम कर दो, वो कहें सेल पे बड़ा फर्क पड़ेगा, लोग प्रेफर करते हैं ना यार इसकी 5 साल, कहते हैं 5 साल लाइफ टाइम इस तरह की, ये इसीलिए कि ताकि सेल बढ़े। अगर आप अपनी साइड सेव करना चाहते हैं तो सेल डाउन जाएगी, लेकिन अगर आप कहें जी चलो जी इसकी वारंटी आप 6 साल कर दो, सेल तो हो जाए लेकिन सारे वापस आएंगे, फिर कंपनी बंद तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह से गेस करते हैं कि अच्छा इतने इक्विपमेंट की जो आप वारंटी लाइफ है वो इसके राउंड अबाउट करते हैं। जी कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज आज हमने मैथ्स का भी करना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। जी सर ये बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा कि लेस देन लिखना है, एक्स लेस देन 2, किधर, पिछले सवाल में सर जो भी आपने करवाया। आप ये समझना है ना, समझना क्या है, एक्स लिखी हुई है लाइफ ऑफ डिश वॉशर, किसको यस रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 साल की वारंटी है, उसकी लाइफ कितनी होगी तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 साल से कम के 2 साल से ज्यादा हो जाए, सर 2 साल से कम ही होगी तो कम फिर ही रिप्लेस होगी तो होगा। रिप्लेसमेंट में, बस यही स्टेटमेंट समझनी है, ऐसे ही पता चल रहा है। उसने तो कहना लेस देन दिस, उसने कहा वारंटी 2 साल की है, एक्स का मतलब लाइफ है, यस मैं आपसे पूछूंगा उस इक्विपमेंट की कितनी लाइफ होगी तो रिप्लेसमेंट आपको देनी पड़ेगी, ताकि 2 साल से पहले खराब हो। लाइफ ऑफ अ डिश वॉशर इज लेस देन 2 का मतलब है कि ये वो वाले डिश वॉशर है जिन्हें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम में तो जाहिर ऐसे ही होता है ना, उसमें तो ऐसा ग्रेटर देन या लेस देन की कोई चीजें नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में यही एक वो स्टेटमेंट है
जो आपको बताएगी कि जी यहाँ पर यही वर्ड लिखना है। इट इज गारंटी फॉर 24 मंथ्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, इसको समझना। एक्स लाइफ है, वारंटी 2 साल है, रिप्लेसमेंट का मतलब लाइफ, वारंटी लाइफ से पहले खराब होना। आप कब जाते हैं कि भाई बदल दो? जब उसकी गारंटी पीरियड से पहले खराब हो। 2 साल के बाद तो नहीं जाएंगे कि तुमने 2 साल की वारंटी दी थी और 3 साल हो चुके हैं तो आप बदल दो, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो यहीं से ही हमें इस चीज का आइडिया होगा। जी कोई और क्वेश्चन? जी लाइबा तारिक, आपका माइक ऑन है, अगर आपने क्वेश्चन करना तो करें। नहीं, चलो किसी और का क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये स्टेटमेंट खुद बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है, देखिए मैंने तो नहीं किसी जगह पर लिखा, मैंने तो कहा कि विच कंटेन, हाँ या तो चले ये बड़ा क्लियर है, यहाँ क्लियर है, यहाँ तो नहीं लिखा कि अबव क्यों लिखना है, ये तो खुद डिसाइड किया ना। एक्स है अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कप की कैपेसिटी है 230 मिलीलीटर तक का, उसमें अमाउंट आ सकती है ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की। कब ओवरफ्लो करेगा? जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा फिल होगा, फिर ही ओवरफ्लो करेगा ना। तो चलें, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में तो बड़ा क्लियरली था लेस देन, बिटवीन और इस तरह की स्टेटमेंट, लेकिन थर्ड में तो कहीं कोई ऐसा वर्ड नहीं था। यहाँ तो नहीं लिखा था कि अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज ग्रेटर देन 230, कहीं नहीं लिखा, बस ओवरफ्लो लिखा था। तो हमने इसको वर्ड प्रॉब्लम यही होते हैं ना, कि आप उसको ट्रांसलेट करते हो अपने मैथ्स के सिंबल्स में और फिर आप बताते हैं। चले जी, ठीक है, आप मुझसे जो है वो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है फंक्शन का, आपने बहुत दफा अब मुझसे सुनोगे, अभी ये सुन भी चुके हो। प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल फंक्शन, मैंने लफ्ज अक्सर बोलता था और मैंने तो बहुत ज्यादा उसको फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। अब चूंकि अगला जो चैप्टर है दैट इज फॉर कैलकुलस, 2 चैप्टर रह गए हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल भी कहा था ऑलमोस्ट 30% बल्कि नहीं का है। दैट्स वाई हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस भी करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। फंक्शन का वर्ड टिपिकली क्या मीनिंग क्या रखता है, आप जरा पहले ये समझ लें कि हमारे पास कोई मशीन है, मशीन, और उसका काम यह है कि वो एप्पल्स के 2 पीस करके ना वो पाई निकाल देती, बस। ये ऐसे मैंने एक जो पिक्चर मिली, मैंने कहा चले इसको जरा मशीन, इसको फंक्शन समझा देते हैं बच्चों को। इनपुट करते हैं आप कंप्लीट एप्पल, उसके अंदर कोई कटर लगा हुआ है, वो 2 पीस करती है और बाहर 4 नहीं करेगी, 5 नहीं करेगी, उसको क्रश नहीं करेगी। गोश्त डालते हैं कीमा बनाने वाली मशीन में, कीमा ही बाहर आता है, छोटे पीस नहीं होते, मैश होके आता है। तो फिर ये बिल्कुल एक फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। क्या? आप उसे कोई इनपुट करते हो, उसके ऊपर ना उसकी प्रोसीजर, उसका प्रोसेस डिफाइन होता है कि तुमने बस यही यही काम करना है, इसके अलावा नहीं करना। वो उस हुक्म के मुताबिक एग्जैक्टली काम करके आपको आउट कर देगा। तो ये जो मैंने मशीन या बॉक्स सा बनाया हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर ही कोई इस तरह का जादू रखा हुआ है कि जाते तो सेव है इनपुट के तौर पे और वापस 2 पीस होके आते हैं। उसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग उसे कही गई होगी तुमने 4 नहीं करने, इनका जूस नहीं बनाना, इनके 2 पीस करने हैं। तो आप जो मशीन बनाएंगे वही काम करेगी। इसको समझ लीजिए फंक्शन। यानी आप इनपुट के तौर पे कुछ देते हैं, उसकी सेटिंग की हुई होगी, आउटपुट के तौर पे आपको उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या करता है, आप इवेंट देते हो 2 हेड या 3 हेड इवेंट, और बाहर क्या आया? प्रोबेबिलिटी आई है। नॉर्मल आपको आज पढ़ाया ना मैंने, वो जो फार्मूला था, क्या कर रहे हैं हम जी उसको वैल्यू दे रहे हैं 224 या 2, वो आपको आउट करता है क्या? प्रोबेबिलिटी। तो उसे नॉर्मल फंक्शन कह दें, उसे बाइनोमियल फंक्शन कह दें, उसे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कह दें, हर एक को अपने अपने डिजाइन के मुताबिक काम करना है। तो मैं कुछ फंक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कम से कम पढ़ा चुका हूँ, जिसमें उसके अंदर हम इवेंट डालते हैं, वो फार्मूला हमें प्रोबेबिलिटियां देता है अपनी कंडीशन के मुताबिक। अब देखिए हर जगह पर कभी हमारे पास कोई कंडीशन होती है, कभी कुछ, तो हमने हर दफा फार्मूला बदला। अब ऐसी जरा एक जनरल सी बात हो रही है कि फर्ज करें
मेरे पास इनपुट करने के लिए यहाँ 3 था। अब जरा न्यूमेरिक्स में आ जाते हैं। मैंने फंक्शन इनपुट कर दिया 3, मशीन 3। इस मशीन को मैंने क्या सेट किया हुआ, मैंने कहा इसका नाम मैंने एक्स चले कर दिया, इनपुट का नाम। मैंने कहा जो तुम्हें इनपुट आए ना, तुमने सुकेर करके बस उसे आउट कर देना। उसने 9 आउट कर दिया, इसने 9 आउट कर दिया है। अब इसको लिखने का स्टाइल क्या है? ये है फंक्शन का नेम। इसे एफ से लिखा हुआ, कभी जी से लिख देंगे, कभी सी से लिख देंगे, कभी डी से लिख देंगे, कुछ भी कर लें। आपने आईटी का कोर्स पढ़ा है, वहां पर भी आप फंक्शन पढ़ते हो। मेरी टीचर कहते हैं सम का फंक्शन लगा दो, कहते हैं ना। अच्छा, विद इन पैरेंथेसिस लिखने का एक पूरा स्टाइल। आप मेरे हाल आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल इसे आर्गुमेंट्स ही कहते हैं। आप कह लें इनपुट, ये इनपुट आएगी। एक फंक्शन है एफ, कहता है ये कब चलेगा, अब आप इसमें इनपुट देंगे। ये जी कौन सी, 1 के 2 के 3, सिर्फ एक, कौन सी, एक्स। ओके, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन बनाती है। क्या जी क्या काम करेगी, क्या डिफाइन किया गया है, उसको डिफाइन किया, तुमने इनपुट को स्क्वायर करके आउट करना है। इसके बाद अब फंक्शन को चलाने लगे। एफ इनपुट भेजी किसी ने, वहां से 3, फंक्शन ने उसे ऑपरेट किया और आउटपुट दी 9। उसने फंक्शन को ऑपरेट किया, इनपुट दी 4, उसने उसका स्क्वायर करके आउट कर दिया। छोटा सा फंक्शन बना हुआ, इसी फंक्शन कहते हैं। यानी आप इनपुट को क्या करना है, आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर देते हो। तो फंक्शन में 3 चीजें, क्या क्या? फंक्शन नेम 1, फंक्शन आर्गुमेंट्स 2, फंक्शन डेफिनेशन 3। ये 3 चीजें हो जाएंगी, आपका फंक्शन कंप्लीट है। अब आप इसे चलाएं, कैसे? इनपुट दें, आउटपुट लें वहां से, ठीक है ना। फंक्शन नोटेशंस में मैंने लिख दिया, मैंने कहा ये एफ क्या है, एफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक हो गया। एक्स क्या चीज है, दिस टेल्स यू एक्स इज द इनपुट, कहता जी ब्रैकेट में लिखी जाएगी, जिसे आप आर्गुमेंट बोलते हैं, ये इनपुट होगा। 2x टेल यू व्हाट द फंक्शन डज, क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगी उसे स्केयर नहीं करेगा, उसे दूसरी तरफ दे देगा। ये एक और फंक्शन बना हुआ। तो इस तरह के कुछ फंक्शन हमने पढ़ने हैं। मशीन क्यों बनाते हैं, काम जरा आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए। हम कॉस्ट फंक्शन बना देंगे, वो हमें चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएगा। हम रेवेन्यू फंक्शन बना देंगे, रेवेन्यू कमाई को कहते हैं, टोटल सेल को कह दें। बजाय इसके कि हम टिक टिक करके हर करे एक फंक्शन बना हुआ होगा, हम कहेंगे 15 यूनिट की सेल बताओ, 80 यूनिट की सेल बताओ, ठक करके सेल बाहर आ गई, ले जी इतने बन गए, ओके। फिर प्रॉफिट फंक्शन बना लेंगे, फिर डिमांड फंक्शन बना देंगे, कॉस्ट फंक्शन बना देंगे। फंक्शन जनरल नेम क्या करेंगी, एक ऐसी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कह दें जिसमें हम इनपुट करेंगे और अपने डिजाइन के मुताबिक, यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक, वो हमें आउट देगा, आउटपुट देगा। मैंने अभी आपसे टोटल हमने 6 फंक्शन डिस्कस करने। पहला फंक्शन होगा, इसे हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। क्या करेगा, ये कुछ यूनिट्स मैन्युफैक्चर हम कर रहे होंगे और उसकी कॉस्ट बताएगा। और ये भी याद रखना है, सिर्फ सिंगल यूनिट, बस कोई होलसेल मार्केट है, बस एक ही यूनिट बना रही है, बैटरियां ही बना रही है और कोई दूसरा यूनिट नहीं है। ये आपके कोर्स की बात हो रही है ना, यानी कि मैं स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट कर रहा हूं, तो आपके कोर्स में सिंगल आइटम फंक्शन है। हो सकता है आपका सर ये भी बन रहा हो, ये भी बन रहा हो, ये भी 4-5 आइटम हो, तो उसकी बात नहीं हो रही, सिंगल आइटम फंक्शन की बात हो रही। इसकी डेफिनेशन ये वाली है, हमने नहीं बनाई, इकोनॉमिक्स वालों ने बनाई। हमने बस इसकी डेफिनेशन नहीं याद कर लेते, हम डेफिनेशन बनाते तो नहीं है, हम तो याद करते हैं, हमारा काम याद हो, साइंटिस्ट बनाते रहे, सर खपाते रहे, कर का के जब वो बना दें तो हमें बता दें, हम उसको रट लेंगे, हम उसे याद कर लेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन आपने याद करनी है, क्या है। कहता है ये किसी भी चीज की अगर आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, लाइक बैटरियां बनाने वाली फर्म है, वो कहता है जी 20 बैटरियां कितने की बनेगी, जरा इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कहते हैं जी हम एक कॉस्ट फंक्शन बना देते हैं। एक उसमें वर्ड होगा फिक्स कॉस्ट का, मैं समझा देता हूं। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, मेरे हाल आप सेम टाइम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपके टीचर आपको कॉस्ट फंक्शन और फिर
इस डिमांड फंक्शन इस तरह की चीजें ज्यादा डिटेल के साथ करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? आप कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, उस फैक्ट्री में यूनिट बनते हैं, कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, कॉस्ट फिर भी आएगी आपको। उस बिल्डिंग का रेंट किसने देना है? चौकीदार रखा हुआ, उसका किराया किसने देना है? ठीक है ना, ये फिक्स कॉस्ट होती है। घर में आपके टेलीफोन लगे हुए हैं पीटीसीएल, एक यूनिट कॉल करेंगे 5 रुपए कॉस्ट आती है, ना भी यूनिट कॉल करेंगे कॉस्ट आ जाएगी रेंट, फिक्स्ड कॉस्ट है। घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, मीटर की कॉस्ट तो आती ही आती है, कुछ कॉस्ट आने ही आनी है चाहे मीटर बंद भी रहे, मीटर का रेंट से फिक्स्ड कॉस्ट का वर्ड बोलते हैं। कहता है ये तो हर कॉस्ट फंक्शन में फिर एक एलिमेंट तो फिक्स कॉस्ट का होगा। मैं ये चीज नहीं डिस्कस कर रहा कि जी फ्लाम में फिक्स कॉस्ट क्या होगी या कौन फिक्स कॉस्ट होगी। हमारा काम इस वक्त इस फंक्शन की मैन्युफैक्चरिंग डिस्कशन नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का काम है। तो हमारा काम क्या है, इस फंक्शन का मैथमेटिकल, बस हमें फिक्स कॉस्ट दें, बताएं। ये नहीं कि इस फिक्स कॉस्ट में क्या हम सोचना स्टार्ट कर दें ये बिल्डिंग का रेंट है या फलान है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन में तो बताएगा ना ये क्या चीज है। वो कहेगा इफ फिक्स कॉस्ट इज दिस मच, बस 500 फिक्स कॉस्ट है, हमें नहीं पता वो बिल्डिंग का रेंट है, चौकीदार का उसमें तनख्वाह है या किसी का और रेंट है, तो हमें क्या, बस एक तो आपके पास होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट, दैट्स ऑल। ओके, इसमें प्लस कर देंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। इसे वेरिएबल कॉस्ट क्यों वेरी कहते हैं? एक यूनिट 5 रुपए का तो वेरी करेगा, फिर 2 यूनिट इस्तेमाल करोगे 10 रुपए बिल आएगा, 3 15 आएगा, 4 20 आएगा, वेरी करेगा। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। फिक्स नहीं रहेगी, ये तो कभी हो सकता, हाँ 0 हो सकती है। क्यों? आप कहें जी एक यूनिट की कॉस्ट है 5 और हमने कोई यूनिट कॉल नहीं किया तो 0, सिर्फ फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। टोटल बिल में सिर्फ फिक्स कॉस्ट आएगा। तो फिर 2 चीजें हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट, अगला क्या आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो कैसे बनती है? वो बनती है पर यूनिट कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्पेशल कॉस्ट। ये अब किसी फंक्शन में होगी, किसमें नहीं। आईटी के टीचर कहते हैं ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है, ये ऑप्शनल है, हर वक्त नहीं होगा, होगा किसी में नहीं होगा। ऊपर वाली 2 कंपल्सरी हैं, हर कॉस्ट फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट होगी, हर कॉस्ट फंक्शन में वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेकिन हर कॉस्ट फंक्शन में स्पेशल कॉस्ट नहीं होगी। अब स्पेशल कॉस्ट क्या है? लाइक फैक्ट्री थी, उसका अपना कोई फिक्स कॉस्ट था, बिल्डिंग का रेंट वो तो चल ही रहा था। वेरिएबल कॉस्ट में वो मटेरियल की कॉस्ट आ गई, लेबर की कॉस्ट आ गई। मैंने कहा ना कि मैंने उसकी डिटेल में नहीं जाना कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें हैं, इकोनॉमिक्स वाले टीचर, एक वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। गवर्नमेंट ने कहा जी आजकल मुल्क में क्राइसिस है, फैक्ट्री वालों को कहा कि आपने जी 50,000 रुपया वैक्सीन फंड में देना ही देना है। होता ना, फ्लड आ गया, जैसे हमारे भी उधर यूनिवर्सिटीज में भी जब ये फ्लड और अर्थक्वेक इस तरह से आते हैं ना, तो फिर अनाउंसमेंट कर देती है गवर्नमेंट की आपकी 2 दिन की सैलरी जो है वो डिडक्ट होगी। तो हमारी कास्ट वो तो चलो घरों के खर्चे तो हमारे जो भी हैं, तो ये हमारे लिए स्पेशल कॉस्ट का रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से फैक्ट्री को गवर्नमेंट कह देती है कि जी इस दफा हम आपके बिलों से इतनी डिडक्शन करेंगे। तो ये स्पेशल कॉस्ट, और ये हर फंक्शन में नहीं होगी, होगी तो लिख देंगे, नहीं होगी तो ना, लेकिन ये जरूरी है। अब जरा मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं। इस फिक्स कॉस्ट को फंक्शन दे देंगे तो कोई भी दी जा सकती है, मैंने ए कह दिया, कोई भी दी जा सकती, मैंने ए कह दिया, प्लस वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट को मैंने बी कह दिया, एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड को मैंने एक्स कह दिया, ये नहीं ना पता कितने प्रोड्यूस किए। दिस वन बिकम्स द टोटल कॉस्ट फंक्शन डेफिनेशन बन गई, प्लस स्पेशल कॉस्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता, मैंने वैसे लिख दिया साथ। इसको अब हम सी लिख देंगे, नेम ऑफ द फंक्शन कॉस्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पर ऑपरेट होगा। नंबर ऑफ यूनिट बताएंगे इसे, ये आपको कैलकुलेट, जी 15 यूनिट बनाए कितने पैसे लगेंगे, 15 रख देंगे, 15 की कॉस्ट आ जाएगी।
40 यूनिट बनाए, कितने पैसे की कॉस्ट आएगी? 40 रखने की 40 की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमने एक कॉस्ट फंक्शन बना लिया। उसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, आपने याद रखनी है। a प्लस बी एक्स प्लस स्पेशल कॉस्ट, a इज द फिक्स्ड कॉस्ट, b इज द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और ये मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये आपके पास होगी फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों को जमा किया प्लस स्पेशल कॉस्ट भी इसमें डाली। आपने कह देना जी, इसे हम ना पढ़ते तो कॉस्ट ही है, लेकिन एक्चुअली ये टोटल कॉस्ट है ना, एक ही बात है। x यूनिट की कॉस्ट, तो 1 यूनिट तो नहीं है x, 2 या 3 या 4, तो 4 यूनिट की क्या? टोटल कॉस्ट, नॉट एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। हमने ना तो बनाई, हमने बस डेफिनेशन याद की। a प्लस बी एक्स प्लस एस पी, a is the fixed cost, b is the variable cost, x is the number of unit produced प्लस स्पेशल कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। रेवेन्यू फंक्शन, कमाई, इनकम नहीं, यानी कि प्रॉफिट नहीं। मैंने पूछा शाम को कि भाई आज तुम्हारे फरहार, आज तो बंद है, रोजे भी हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। कंटीन वाले से पूछा कि भी तुम्हारा रेवेन्यू कितना हुआ? कहता है जी आज मैंने 4000 रुपया अर्न किया है। 4000 की कमाई है, वो कमाई कह रहा, प्रॉफिट तो नहीं कह रहा। उसमें से मेरा सामान 3000 का आया था, वो 1000 रुपया प्रॉफिट जरूर है, लेकिन 4000 रुपया उसकी दुकानदार की टोटल सेल है आज के दिन की, या टोटल रेवेन्यू है। अच्छा, अगर बड़ी होती हैं, जैसे अगर फर्ज करें आप कोई चीज सेल करते हो, कोई गाड़ी या घर, तो आपको रेवेन्यू मिलेगा ना 5 लाख 10 लाख का घर से। वो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो कहता है जी 1% मैंने बीच में से कमीशन अपना भी लेना है। तो फिर जो आपको रेवेन्यू रिसीव होगा, वो जो टोटल रेवेन्यू था 5 लाख, उसका 1% कम करना होगा। आपकी पॉकेट में तो वही आएगा ना। इसी तरह से मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं, वो उन्होंने सेलमैन रखे होते हैं, जिसे कहते हैं कमीशन पे रखे होते हैं। उन्हें कहते हैं जाओ यार मार्केट जाओ, जितनी चीजें बेच लोगे ना, जितनी तुम कमाई करके लाओगे 1% हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा कमीशन, तुम्हारी एफर्ट। तो सारा दिन घर में हाथ से हाथ बांध के रखा रहता है, तो ठीक है, कंपनी कहती है फिर 0 रुपीज बने। तो फिर इसलिए वो कोशिश करते हैं कि यार चलो अच्छी जरा सेल हो जाए तो कमीशन कमा ले। तो कंपनी के रेवेन्यू में क्या कमी है? ये उनकी कॉस्ट तो नहीं ना होगी, ये कमीशन उन्हें देना है। कि हाँ से देना है, अपनी कमाई से देना है। वो कहता है कि अगर तो रेवेन्यू फंक्शन में कमीशन नहीं पे करना, फिर कैसे बनेगा? तो रेवेन्यू फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? क्या कहता है? यूनिट सेल प्राइस ले लें। 1 यूनिट कितने का आप बेच रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ले लें। कितने यूनिट बेचे हैं, सिंपल सी तो चीज है, इसमें कौन सी मुश्किल है? P into x. X is the number of units sold, P is the unit price of that item. एक आइटम 10 का है, तो 10, 2 आइटम बेचे 10 अरब, 2 3 बेचे 10 अरब, 3 4 बेचे 10 अरब, 4 5 बेचे तो 10 अरब 5। रेवेन्यू फंक्शन कहता है जी अगर कमीशन भी पे करना हो, फिर जितना आपका टोटल रेवेन्यू बना है, उसे कमीशन की जितनी परसेंटेज आपने देनी है उतने % कम कर दिया जाएगा। अगर 1% कमीशन है तो फिर 1% कम कर दें। 5% कमीशन देना तो 5% रेवेन्यू कम होगा। अब ये वो आपको स्टेटमेंट में बताएगा कि इसमें हमें कमीशन पे करना है या इसमें हमें कमीशन नहीं पे करना। तो रेवेन्यू फंक्शन में 2 तरह से होगा, रेवेन्यू फंक्शन विदाउट कमीशन, रेवेन्यू फंक्शन विद कमीशन। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलेगा कि जी क्या इसमें कमीशन पे करना है, नहीं तो यही उस कंपनी का रेवेन्यू, अगर कमीशन पे करना है तो फिर ये वाला उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन, आर चीजें बेची हैं उसने, कितना प्रॉफिट कमाया, तो हम पूछेंगे आर चीजें टोटल कितने की बिकी हैं। रेवेन्यू को आर से लिखते हैं ना, आर रेवेन्यू फंक्शन। आर कितनी, एक्स चीजें कितने की बिकी हैं, आर एक्स से पता चलेगा। एक्स चीजें कितने की बनी थी, कॉस्ट कितने की, सी एक्स से पता चलेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स आइटम सेल करने का प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होता है ना प्रॉफिट। जितना कमाया उसमें से खर्चा निकाल दिया, बाकी क्या है, प्रॉफिट बच गया। 3 फंक्शन हो गए, इतनी मुश्किल है। a प्लस बी एक्स कॉस्ट है, पी एक्स रेवेन्यू है, और r माइनस सी जो है वो प्रॉफिट फंक्शन है। ब्रेक इवन क्वांटिटी एक कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन आप समझ लें एक वर्ड है। ये क्या है वर्ड? आप ऐसा समझें कि आप कॉलेज में पढ़ने आते हो और आप यूनिट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कॉलेज यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे कह लें। कॉलेज की कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी,
एक तो होगी फिक्स कॉस्ट, एक हो गई यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, टीचरों का जो भी है। कॉलेज ने अपनी एक कैलकुलेशन की, उसने कहा जी हमारी टोटल जो कॉस्ट आती है वो 3 लाख रुपए आती है। 3 लाख रुपए सीए की एक सेक्शन का, उसमें टीचर की पे, उसमें बिल्डिंग का रेंट, बाकी सारे एक्सपेंस डाले और कॉलेज का 3 लाख, ये कॉलेज का हो गया कॉस्ट। एक जो स्टूडेंट है, मैं उसको होल फिगर में ले रहा हूं, एक स्टूडेंट है पूरा सेमेस्टर सीए का एक मॉड्यूल की फीस उसकी फर्ज करें 50,000 है, ये हो गया कॉलेज का रेवेन्यू। 50,000। अगर कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ सीए की क्लास में एक स्टूडेंट दाखला लेता है तो इनकम कॉलेज का रेवेन्यू होगा 50,000, कॉस्ट होगी 3 लाख और प्रॉफिट होगा -250 नुकसान। ये तो नहीं एक स्टूडेंट है तो टीचर को कहेंगे क्योंकि जी एक स्टूडेंट है तो हम आपको थोड़ी तनख्वाह देंगे, टीचर को तो वही पे करना है। ओके, कॉलेज में 2 स्टूडेंट आ गए, खर्चा तो 3 लाख ही रहा। उस क्लास में एक सीट पड़ी थी, साथ जाकर दूसरा बन गया, ये तो नहीं कि उसके लिए 2 एबीसी चलेंगे, उसका खर्चा बढ़ेगा तो वो तो वहीं बैठा जाके 1 लाख हो गया। तो रेवेन्यू हो गया 1 लाख, कॉस्ट फिर 3 लाख, लेकिन अब लॉस 2 लाख का रह गया। 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए। जैसे ही 6 स्टूडेंट आए तो कॉलेज का रेवेन्यू जो है 3 लाख हो गया। 50,000 एक की पीएक्स लगा रहा हूं ना, पीएक्स 50,000 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट और कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की, प्रॉफिट कितना हो गया 0। इसे कहते हैं पैसे पूरे हो गए। हल वाला कहता है बाबूजी ले जाओ इतने रुपए किलो, इन्हें कितने दो, नहीं बाबूजी मेरे तो पैसे पूरे करते हैं। कॉलेज वालों के पैसे पूरे हो गए किस एडमिशन से, 6 एडमिशन से, 6 स्टूडेंट के एडमिशन से पैसे क्या हो गए पूरे, प्रॉफिट क्या हो गया 0। ये जो 6 स्टूडेंट हैं दिस कॉल्ड ब्रेक इवन क्वांटिटी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने यूनिट प्रोड्यूस करे कि उतने यूनिट को अगर मार्केट में सेल करने जाए तो कहें जी उतने की सेल होंगे जितना उसका खर्चा हुआ था। इसको कहते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। हर फर्म अपनी ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करती है। मुझे याद है मैंने किसी जगह एडमिशन लेना था पीएचडी में, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। उन्होंने टेस्ट लिया, एंट्री टेस्ट पीएचडी के लिए। मैंने टेस्ट दिया और लिस्ट में मुझे पता चला जी आपका टेस्ट क्लियर है, नाम आ गया मेरा। आई वाज वेरी हैप्पी, चलो जी अब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। और वहां पर अल्लामा इकबाल में जो डिपार्टमेंट का हेड था वो मेरा सीनियर था, उसने मुझे एक्चुअली मैसेज भेजा कि जी आपका टेस्ट क्लियर हो गया है पीएचडी के लिए। मैंने कहा वेरी गुड, मैं फिर आ जाता हूँ एडमिशन के लिए। कहते जी हमने एडमिशन नहीं देना। मैं कहा जी वाई? कहते जी सिर्फ तुम्हारा टेस्ट क्लियर हुआ है, टोटल 12 के 13 एप्लीकेंट थे, सिर्फ तुम्हारा टेस्ट क्लियर होगा। तो मैं कहा इससे फिर क्या हुआ? कहता जी इससे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्शन लगेगा, वो कहेगा जी पीएचडी की क्लास के लिए हमारी टोटल जो खर्चे आते हैं वो इतने आते हैं और इनकम आनी है सिर्फ एक स्टूडेंट की फीस से, इस क्लास को चलाना है तो नुकसान ही नुकसान है। तो मैं यानी कि वो ब्रेक इवन क्वांटिटी की बात कर रहे थे ना, उन्होंने मैनेजमेंट को डिसाइड किया होगा ना कि अगर इस नंबर से कम आते हैं स्टूडेंट तो हम ये डिग्री नहीं चलाएंगे। अब मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी इसमें मेरा कसूर है, मैं तो कोर्ट में सू कर दूंगा कि जी मुझे इसलिए नहीं क्लास पढ़ा रहा है कि जिससे हमारा खर्चा पूरा नहीं होना। तो मुझे वो मुस्कुरा के कहता आपने पढ़ी है क्या कंडीशन है क्या है? मैंने कहा उसमें लिखा हुआ आपने टेस्ट पास करना है एंड देन इंटरव्यू और उसके बाद एडमिशन। कहता इंटरव्यू का रिजल्ट अभी बता देता तुम फेल हो। क्या मतलब? कहता जी तुमने इंटरव्यू में आना है, हमने तुम्हें फेल कर देना है ताकि तुम कोर्ट ना जा सको। कि जी इंटरव्यू में बच्चा फेल हो गया अब हम क्या करें? मैं कहा जी इंटरव्यू में क्या पूछना है? कहता हम जो मर्जी पूछे तुमसे, तुम्हारा रिजल्ट अभी बता रहा हूँ। यानी कि मैंने कहा अच्छा यार फिर आप जवाब दो ना। कहता यही तो दे रहे हैं हम। यानी कि मुझे आई नो कि ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटीज में एक लिमिट तक का। हाँ हर एक तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने रखा होता है कि अगर जी सीट से कम हो गया तो हम इसको प्रोसीड नहीं करें। ऐसा ही होता है ना। हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक डिग्री प्रोग्राम चला था, पॉपुलेशन ऐसे करके कुछ ना,
पूरा डिग्री, उसमें पहली दफा 6 बच्चे आए, तो उन्होंने बहाल क्योंकि इनिशियल था उन्होंने कर लिया स्टार्ट, नुकसान तो था, लेकिन अगले सेमेस्टर में फिर वही कंडीशन रही, तो उन्होंने जो पहले 6 बच्चे थे ना उन्हें बहाल गलत किया, उन्हें कह दिया जी कि आप या तो अपनी डिग्री चेंज कर लो, विद इन दैट फीस हम आपकी फीस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर आप अपनी फीस रिफंड लेना चाहते हो तो आप रिफंड भी ले लो, वी आर नो गोइंग मोर टू कंटिन्यू दिस डिग्री प्रोग्राम। वो ब्रेक इवन का, गवर्नमेंट में तो ऐसा ही होता है ना, वरना इतने नुकसान हो जाए तो फिर गवर्नमेंट के पैसे कौन सा हमारी पॉकेट से जाने होते हैं। तो बहरहाल ब्रेक इवन क्वांटिटी किसे कहते हैं, इतने यूनिट की प्रोडक्शन करने जिससे प्रॉफिट जीरो हो जाए, यानी उतने यूनिट की कॉस्ट उतने यूनिट के रेवेन्यू के बराबर हो जाए। हमने कहना जी ये वो यूनिट हैं, इतने यूनिट बना के बेच दोगे ना तो तुम्हारी कॉस्ट पूरी होगी, और अगर इससे ज्यादा बनाओगे तो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, इससे कम बनाओगे नुकसान होगा। आप कहेंगे नुकसान क्यों होगा? एक पेंसिल है, 5000 फिक्स कॉस्ट है, 10 रुपए की पेंसिल बनती है, आप एक पेंसिल बना लें, 5000 10 रुपए की बनेगी एक पेंसिल, क्या आप 5000 20 रुपए की सेल करेंगे? अगर आप 2 पेंसिल बनाते हैं तो 5000 2 जगह तकसीम हो गया, 2500 रुपया एक पेंसिल को पड़ गया, अब एक पेंसिल 2510 रुपए की प्रोड्यूस हुई, आपने बना ली 5000 पेंसिल्स, और वो जो फिक्स कॉस्ट वो तो वही रही 5000 ही, हर पेंसिल को फिक्स कॉस्ट में से अपनी कंट्रीब्यूशन 1 रुपया देनी है, 10 रुपए की वो वेरिएबल कॉस्ट में जा रही थी, 11 रुपए की पेंसिल तैयार हुई, पहले एक पेंसिल 5010 की तैयार हुई थी, 5000 पेंसिलें बनाई हैं, अब एक पेंसिल की टोटल कॉस्ट जो है, एक पेंसिल की कॉस्ट वो 11 रुपए बनती है, हाँ इसे 15 रुपए की बेच ले तो 4 रुपए प्रॉफिट आएगा। होता यही है, एक लिमिट से कम आप आइटम बनाते हो, फिक्स्ड कॉस्ट सारी की सारी उसी पड़ जाती है। आप दोस्तों गाड़ी पे जाना है, कहें यार ऐसा करें पर हेड करके चले जाते हैं, आप ले आए ना जरा हिनो गाड़ी 60 सीटों वाली, और इसमें बैठे 5 दोस्त, उसने आपसे 20,000 रुपया लेना है, वो कहेगा चलो 5 पे तकसीम करो, हाँ 50 लोग चले जाएं उसके पैसे तो वही रहेंगे ना, डिवाइजर अब बढ़ गया, अब पर एक यूनिट कम हो गए, 60 हो गया तो पर हेड पे आ गए, इसे कहते हैं ना फायदा तो इसी में ही है ना। तो इसी ही हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन करे वो फैक्ट्री कि उनके पैसे पूरे हो जाएं, हर फैक्ट्री अपने लिए ये कैलकुलेट करती है, और इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें एक्चुअली 2 फंक्शन यूज होने थे, रेवेन्यू और कॉस्ट, वो मैं चूंकि समझा दिया था तो मैंने कहा ये भी एक क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करने के लिए कहेगा कि जी अगर ये उस फैक्ट्री की कॉस्ट हो, ये उस फैक्ट्री का रेवेन्यू हो, तो बताएं उस फैक्ट्री को कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं ताकि उनका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाए, यानी ब्रेक इवन। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमें कौन सा नहीं सॉल्व करनी है। ठीक है जी, चले मैंने आज थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया है, और फिर एवरेज एवरेज का आपको पता है, और उसके बाद फिर हम कुछ अपने वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना। ये देखें सारे फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें आपने इसमें से पढ़ी हुई हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करना। ये कॉस्ट फंक्शन देखे बने हुए हैं, ये फिर ये कॉस्ट फंक्शन, फिर ये कॉस्ट फंक्शन, तो कैसे बनाना है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट।